पास जो आपका टॉपिक है वो मैंने इससे कर लिया, आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। ये है हमारे पास यूज ऑफ डैम्पिंग इन डिजाइनिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बनाने में भी हम जो है डैम्पिंग का जो कंसेप्ट है उसका यूज करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होता है ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं या करंट की हम डिफ्लेक्शन देखते हैं। या चार्ज किसी सर्किट में फ्लो होता है उसको हम करंट ही बोलते हैं। तो करंट के कारण जो किसी सर्किट में डिफ्लेक्शन है वो हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर देखने को मिलती है। तो जो है डिफ्लेक्शन किस तरह से हमारे पास होती है वो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, लेकिन बुक में डायग्राम नहीं है। होता है कि ये जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है इसके अंदर क्या होता है, एक तो स्केल होती है जो आपने देखी हुई है, लेकिन एक हमारे पास इसमें नीडल होती है और वो नीडल जो है स्केल में ऐसे मूव करती है। और ये जो नीडल है ये एक मैग्नेट जो वायर होती है उसके साथ अटैच होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक वायर होती है जिसको कि हमने सॉफ्ट आयरन बोर्ड के ऊपर रैप किया होता है और फिर इसके राइट और लेफ्ट में हमारे पास दो मैग्नेट हमने रखे होते हैं। तो कई बार हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज करते हैं। तो जो आपके गैल्वेनोमीटर होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं सिंपल मैग्नेट के बजाय, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं। मतलब हमने क्या किया हुआ है इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और फिर एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के साथ हम इसको जो है एक तरह से यहाँ पे हैंग करते हैं जो हमारी कॉइल है। तो ये हमारे पास सिस्टम होता है नीडल हमारे पास रिफ्लेक्शन देती है अगर हम इस कॉइल में से करंट पास करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ही हुआ है कि जब हम किसी कॉइल में से करंट पास करते हैं तो उस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो प्रोड्यूस होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है जो यहाँ पे NS मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है इसके साथ वो अट्रैक्ट करती है। तो आपको पता है कि एक मैग्नेट दूसरे को रिपेल करता है या एक जो है दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो उस अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से ये जो हमारे पास कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से नीडल मतलब कॉइल आपकी रोटेट करती है। कॉइल रोटेट क्यों करती है? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और NS की भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस वजह से कॉइल आपकी जो डिफ्लेक्ट होती है या पीछे की तरफ हमारे पास जो वापस आती है। तो यहाँ पे वही हमारे पास लिखा होता है इट कंसिस्ट ऑफ द कॉइल सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर बिटवीन द पोल। तो कॉइल दोनों पोल के बीच में कॉइल रखी होती है और एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के साथ हमने इसको जो है सस्पेंड किया होता है। When a current I is passed through the coil, it rotates under the influence of foreign torques. होता है जैसे ही हमारे पास इस कॉइल में से हम करंट पास करते हैं, ये जो कॉइल यहाँ पे लगी है सॉफ्ट आयरन बोर्ड के ऊपर जो लगी हुई है, इसमें से जब करंट आई पास करते हैं तो होता है कि यहाँ पे हमें टॉर्क देखने को मिलता है। तो टॉर्क इसके ऊपर कॉइल के ऊपर, तो ये बोलते हैं जो टॉर्क कॉइल को लगता है मतलब टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल फोर्स, मतलब जो फोर्स रोटेट करती है। तो ये कॉइल टॉर्क की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो रोटेट होती है होता है टॉर्क जो होता है कई तरह का हमारे पास यहाँ पे होता है। तो होता है कि हमारे पास अलग अलग टाइप के टॉर्क हैं वो जो है इस कॉइल के ऊपर हमारे पास लगते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टॉर्क हमारे पास होता है वो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऊपर। तो पहले टाइप का जो टॉर्क है वो हमारे पास टॉर्क उसको हम बोलते हैं और इसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं क्योंकि ये जो है डिफ्लेक्शन देता है। लेकिन जो बाकी टॉर्क होते हैं वो रिस्टोरिंग या हमारे पास जो है रिटार्डिंग होते हैं। लेकिन ये सिर्फ यही आपका जो डिफ्लेक्टिंग होता है तो क्या हुआ कि जो डिफ्लेक्शन आपकी होगी जैसे नीडल आपकी आगे की तरफ जाएगी वो डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करती है? होता है नंबर ऑफ टर्न। कॉइल में कितने टर्न हैं? I। कॉइल में से आपने कितना करंट पास किया हुआ है? S। एरिया ऑफ द कॉइल एंड B मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन इन विच कॉइल रोटेट्स। तो ये कॉइल जो N और S मैग्नेट यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिसको मैग्नेटिक फील्डिंग बोलते हैं, तो वो कितना है हमारे पास उसकी वैल्यू हम यहाँ पे B लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीडल डिफ्लेक्ट कितनी होगी, मतलब इस पर कितना टॉर्क लगेगा
वो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न, करंट में एरिया ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा करंट किसी कॉइल से पास होगा उतनी ही ज़्यादा नीडल डिफ्लेक्ट होगी। तो सभी आप देखें कि जितना ज़्यादा आप करंट मेजर करते हैं उतनी ही नीडल आगे जाती है। तो मतलब डिफ्लेक्शन विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न, आई करंट और हमारे पास जो एरिया ऑफ दी कॉइल है, जिस जो आपने कॉइल यहाँ पे रैप की हुई है जितना उसका एरिया है हमारे पास, और बी हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो जिन दो पोल के बीच में आप मतलब जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई बाहर से कर रहे हो वो हमारे पास बी की मैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो पहले टाइप का टॉर्क होता है। डिफ्लेक्शन जो है इसकी वजह से हमारे पास होती है। लेकिन आप बोलते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन तो होगी, आपने देखा होगा जैसे ही करंट कम होती है नीडल पीछे की तरफ भी आ जाती है। तो यहाँ पे रिस्टोरेशन भी हमारे पास होता है और जो हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स है वो भी यहाँ पे लगती है। रिटार्डिंग फोर्स आगे की तरफ भी लग सकती है, पीछे की तरफ लग सकती है, दोनों साइड। रिटार्ड क्या होता है मतलब जो फोर्स इस नीडल को मूव होने से रोकी उसको रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पे बोलते हैं। तो पहले टाइप का टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सिर्फ हमारे पास होता है, इसकी वजह से नीडल जो है आपकी आगे की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। लेकिन होता है इसके अलावा हमारे पास और भी टॉर्क होते हैं जो इस नीडल के ऊपर हमारे पास लगते हैं। होता है फिर हमारे पास होता है रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ वायर विच इज गिवन बाय C2 क्योंकि ये जो वायर है ये अपने वायर से हैंग की हुई है, उसको सस्पेंड किया हुआ है। तो इसलिए ये वायर भी कोशिश करती है कि अगर नीडल आगे जाएगी तो वो नीडल वायर की वजह से पीछे की तरफ भी हमारे पास आती है, क्योंकि आपने जो वायर है वायर से सस्पेंड की हुई है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू सस्पेंशन वायर हमारे पास होता है वो होता है C थीटा। तो C यहाँ पे हमारे पास जो है इसको टॉर्जनल कपल पर ट्विस्ट एंगल बोलते हैं। तो C हमारे पास टॉर्जनल कपल है और थीटा यहाँ पे ट्विस्ट एंगल है। तो कितना वो हमारे पास जो आगे को जो वायर सॉरी आपकी वायर वो ट्विस्ट करेगी वो हम थीटा से यहाँ पे बताते हैं। और C हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसको हम टॉर्जनल कपल बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास दूसरा टॉर्क होता है। और ये जो टॉर्क होता है रिस्टोरिंग होता है, क्यों? क्योंकि वायर जब मुड़ेगी वो पीछे की तरफ आने की कोशिश करेगी जिस वायर से आपने इसको यहाँ पे हैंग किया हो। तो जैसे ही ये नीडल इधर जाएगी ये कॉइल को क्रिएट करेगी और ये जो वायर है पीछे की तरफ आपकी आने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप उसको रोटेट कर रहे हैं। तो इसलिए इस वायर की वजह से हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है जो कि C थीटा के बराबर हमारे पास होता है। फिर जो नेक्स्ट टॉर्क होता है वो होता है हमारे पास रिटार्डिंग टॉर्क ड्यू टू विस्कोसिटी और फ्रिक्शन ऑफ द एयर। अब आपने देखा हुआ है कि मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास होता है, उसमें हमारे पास जो है आपकी रिटार्डिंग फोर्स लगती है। रिटार्डिंग फोर्स या जिसको एक तरह से डैम्पिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो नीडल आपकी आगे जा रही है तो उस नीडल को आगे जाने में या पीछे आने में हमारे पास जो टॉर्क होता है वो हमारे पास जो रिटार्डिंग टॉर्क होता है, और वो रिटार्डिंग टॉर्क होता है ड्यू टू द विस्कोसिटी और फ्रिक्शन ऑफ द एयर होगा। और उस रिटार्डिंग टॉर्क की वैल्यू हम लेते हैं R × d θ/dt। तो यहाँ पे थीटा है चेंज इन एरिया, तो R हमारे पास है डैम्पिंग कांस्टेंट, मतलब डैम्पिंग फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो जैसा मैंने पहले बोला कि जब डैम्पिंग होती है तो किसी चीज़ की मोशन हमारे पास भी कम होती है उसकी वजह से। तो एयर फ्रिक्शन या विस्कोसिटी हमारे पास जो है रिटार्डिंग टॉर्क एक तरह से जनरेट करते हैं कि मतलब एक रोटेशनल फोर्स ऐसी लगाएंगे जो उसको मूव होने से रोकेगी। ये मतलब टॉर्क है आपका रिटार्डिंग टॉर्क है ड्यू टू विस्कोसिटी और फ्रिक्शन ऑफ द एयर। फिर जो चौथे टाइप का हमारे पास टॉर्क है वो है रिटार्डिंग टॉर्क ड्यू टू इनर्शिया। तो आपको पता है कि इनर्शिया भी रोटेशनल मोशन को एक तरह से रेसिस्ट करता है। जो रोटेशनल मोशन को रेसिस्ट करने के लिए जो फैक्टर होता है हमारे पास इनर्शिया होता है, इसलिए इनर्शिया की वजह से भी हमारे पास एक ऐसी फोर्स आपकी लगती है जो उसकी रोटेशनल मोशन को रोकने की कोशिश करती है, जो आपकी नीडल रोटेट हो रही है, वायर रोटेट हो रही है। तो उस टॉर्क को भी हम नाम देते हैं रिटार्डिंग टॉर्क ड्यू टू इनर्शिया, और वो हम किस तरह से लेते हैं m² d² θ/dt²। बताइए ये यहाँ पे d² θ/dt² यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन है
और यहाँ पे एम के स्क्वायर हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसलिए हमारे पास रिटार्डिंग टॉर्क ड्यू टू इनर्शिया हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन एम के स्क्वायर थीटा बाई डी के स्क्वायर। और जो पांचवा टॉर्क यहाँ पे हमारे पास लगता है वो टॉर्क हमारे पास होता है रिटार्डिंग टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। वो हमारे पास यहाँ पे एक तरह से हम जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है वो भी यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है। और ये हमारे पास है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती जिस तरह से आप करंट पास करते हैं और प्रोड्यूस होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसा मैंने शुरू में बताया था। तो उसकी वजह से भी हमें डैम्पिंग यहाँ पे देखने को मिलती है और उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं जी डी थीटा बाई डी। तो यहाँ पे जो जी है होता है इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यहाँ पे लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है साइड में जो बहुत ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन हमने ये बोला हुआ है कि ये वाला जो पहला टॉर्क है ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, मतलब जो आगे की तरफ आपका टॉर्क लगेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लेकिन बाकी सारे ये हमारे पास जो रिस्टोरिंग या रिटार्डिंग टॉर्क है ये जितने भी हैं। तो इसलिए अगर हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि एट एनी इक्विलिब्रियम स्टेट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क will be equal to sum of retarding and restoring torque। तो मान लो नीडल आपकी यहाँ पे रुकी हुई है, नीडल यहाँ पे रुकी हुई है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है कि जो आगे की तरफ टॉर्क लग रहा है पीछे की तरफ उतना ही टॉर्क लग रहा है, तब ये एक जगह पे रुकी हुई है। तो एक जगह पे रुकने का कारण क्या होता है, आगे की तरफ जितनी फोर्स है पीछे की तरफ जितनी फोर्स है। तो यहाँ पे इसको अगर हम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन माने तो हम क्या बोलेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू रिस्टोरिंग और रिटार्डिंग टॉर्क। तो ये यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई हुई है टॉर्क विल बी इक्वल टू टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस टॉर्क 4 प्लस टॉर्क 5। और अब हम सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। टॉर्क हमारे पास है NIS और टॉर्क जो हमने पहले लिखा हुआ है C थीटा और टॉर्क 3 है R इनटू d थीटा बाई dt। टॉर्क हो रहा है n के स्क्वायर a स्क्वायर बाई dt स्क्वायर प्लस g d थीटा बाई dt। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट टॉर्क है जो मैंने सभी की वैल्यू यहाँ पे तो टॉर्क ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ वायर हमारे पास टॉर्क 2 है, टॉर्क 3, टॉर्क 4, तो जितने भी टॉर्क हैं तो मैंने यहाँ पे ये लेकिन कंडीशन क्या है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू अदर टॉर्क्स। तो जितने भी टॉर्क हैं वो हैं रिस्टोरिंग टॉर्क या रिटार्डिंग टॉर्क। तो इक्विलिब्रियम के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग एंड रिटार्डिंग टॉर्क हमारे पास इक्वल होने चाहिए। तो ये कंडीशन हम जब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी और फिर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किस तरह से करेंगे, जो हमारे पास अगर d थीटा बाई dt देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो है, एक r d थीटा एक g, तो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं g प्लस r, जैसे यहाँ पे किया हुआ g प्लस r d थीटा बाई dt। लेकिन होता है कि जैसे हमने पहले किया था कि हम d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर के साथ में जो टर्म है उसको खत्म करते हैं। तो यहाँ पे है m के स्क्वायर, इसलिए हम क्या करेंगे ये जो दोनों साइड है दोनों साइड को m के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड को m के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, लेकिन इनको हमने कंबाइन कर लिया दोनों को g प्लस r d थीटा बाई dt। तो g प्लस r और यहाँ पे हमने m के स्क्वायर किया, सभी का बटा m के स्क्वायर किया, तो यहाँ भी m के स्क्वायर आएगा और साथ में c थीटा बाई m के स्क्वायर आएगा और यहाँ पे NIS डिवाइडेड बाई m के स्क्वायर आएगा। तो ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है सभी के बटे हमने m के स्क्वायर कर देना है और r और g वाला वैसे भी हमने इकट्ठा कर लिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनी है। तो बोलता है यहाँ पे जो d थीटा बाई dt के साथ में हमारे पास टर्म है इसको हम 2b ले लेंगे, जैसा आपने डैम्प का था मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में और डैम्प इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में जो हमारे पास d थीटा बाई dt या dx बाई dt होता था उसके साथ जो टर्म थी उसको हम 2b ले लेते थे और जो लास्ट वाली टर्म थी उसको हम ओमेगा नॉट स्क्वायर ले लेते थे। तो यहाँ पे c बाई m के स्क्वायर को हम ओमेगा नॉट स्क्वायर बोलेंगे और इसको 2b बोलेंगे। और जो इस साइड हमारे पास NISP बाई m के स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे f ले लेते हैं। तो ये साइड हमने यहाँ पे f ले ली। होता है ऐसा करने से ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन ये वैसे नहीं है
जैसी डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर की होती है। इसमें क्या है, राइट साइड में 0 डी, राइट साइड में एफ। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन की भी आपने सोल्यूशन मैथमेटिक्स में फाइंड आउट किए हुए हैं कि जब हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारे पास डी स्क्वायर एक्स वाई डी स्क्वायर प्लस 2b डी एक्स वाई डी होता है और राइट साइड में कोई टर्म होती है, तो इस केस में हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन हम इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन के लेते हैं। होता है कि दिस इज ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन थीटा, इट्स सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपने मैथमेटिक्स में किया होता है कि जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या फंक्शन और दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जब इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल यूज करते हैं। होता है जो पहले टाइप का होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो हमारा कौन सा होता है, जब हम इसको 0 लेते हैं, हम क्या करते हैं इसको 0 ले लेते हैं, तो इसको 0 लेने पे फिर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो फिर वो सॉल्यूशन हमारे पास है इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे आता है। इसलिए हमने क्या किया है कि ये जो इक्वेशन यहाँ पे ली हुई है इसकी लेफ्ट साइड को यहाँ पे 0 मान लिया है, वो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा। अब वो होता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने डैम्प इलेक्ट्रिकल और डैम्प न्यूमेरिकल ऑसिलेटर के केस में हमने फाइंड आउट की थी, और इसका सॉल्यूशन हमने निकाला हुआ है, वो सॉल्यूशन हम एज इट इज यहाँ पे लिखे। वहाँ पे होता था x, थीटा की जगह x, थीटा की जगह x, वहाँ पे हम लेते थे x, लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन डिफरेंशियल किसमें है, थीटा में, तो इसलिए यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो e रेट पर माइनस बी टी a1 प्लस e रेट पर 2 ऑफ b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t प्लस a2 e रेट पर माइनस b स्क्वायर ओमेगा नॉट प्लस स्क्वायर इनटू t। तो होता है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम थी हमारे पास, उसका सॉल्यूशन यही आता था, लेकिन वो थी x और q में, अब है हमारे पास थीटा में। तो तब वैसा ही इसका सॉल्यूशन भी बनेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है। लेकिन होता है यहाँ पे b और ओमेगा नॉट की वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसा मैंने बोला था कि हमारे पास मैकेनिकल के केस में b की वैल्यू हमारे पास r/2 में होती है और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू s/m होती है, और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में b की वैल्यू r/2 होती है और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/LC। तो यहाँ पे b और ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो b की वैल्यू कितनी होगी g प्लस r डिवाइडेड बाय 2f और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू c/f। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू डिफरेंट है ना, कि इक्वेशन हमारे पास जो सेम है, तो इसलिए बोलता है कि जो थीटा है हमारे पास वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास नेचर ऑफ द डैम्पिंग पे थीटा डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द डैम्पिंग पे कैसे, और थीटा डिपेंड करता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल। अब जो थीटा है, पहले हम बोलते थे थीटा किस पे डिपेंड करता है, T पे, B पे, ओमेगा नॉट, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो थीटा है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा हमारे पास एक तो नेचर ऑफ द डैम्पिंग पे, मतलब कि आपके पास हैवी डैम्प है कि क्रिटिकली डैम्प है कि लाइटली डैम्प है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक थीटा की वैल्यू आएगी। मतलब सॉल्यूशन हमारे पास तीन तरह से आ सकता है, हैवी डैम्प, क्रिटिकली डैम्प और लाइटली डैम्प। लेकिन होता है कि जो थीटा है ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो कॉइल की मोशन में प्रॉब्लम आएगी, कॉइल आपकी अच्छे से मूव नहीं होगी, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल पे डिपेंड करेगा हमारे पास थीटा। मतलब थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल विल डिपेंड अपॉन द आल्सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल एंड आल्सो इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डैम्पिंग टर्म। जो हमारे पास डैम्पिंग टर्म है हमारा उसकी नेचर पे डिपेंड हमारे पास होती है, क्योंकि इसके बेस पे हमारे पास तीनों बेस यहाँ पे आते हैं। तो इस कंसेप्ट के बेस पे हम जो है आपके जो गैल्वेनोमीटर है उनको बनाते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास दो तरह के होते हैं। होता है जो पहले टाइप का हमारे पास होता है डेड वीट गैल्वेनोमीटर, जिसको हम डेड वीट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। होता है डेड वीट गैल्वेनोमीटर के केस में हमारे पास जो मोशन ऑफ दी कॉइल होती है वो नॉन ऑसिलेटरी होती है। आपने देखा होगा कि जो कॉइल है वो ऑसिलेशन नहीं करती, कॉइल क्या करती है, एक ही तरफ मूव करती है, ऐसा नहीं कि बैक फोर्थ मोशन उसने की। वो बोलता है कि हमारे पास जो मोशन ऑफ द कॉइल होती है नॉन ऑसिलेटरी हमारे पास होती है, और इसलिए हम लोग डेड वीट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं।
तो सच डिवाइसेज आर यूज फॉर मेजरिंग स्टडी करंट्स। तो अगर हमारे पास करंट फिक्स कांस्टेंट करंट है तो कांस्टेंट करंट को मेजर करने के लिए हम जो डेड वेट कैलकुलेटर का यूज करते हैं। और आपको पता है कि नॉन ऑसिलेटरी बिहेवियर के लिए हमारे पास दो तरह की जो डैम्पिंग है वही हमें बताती है, एक तो क्रिटिकली डैम्पिंग और एक ओवर डैम्पिंग। हमने के ग्राफ बनाए थे, अगर ग्राफ में आपको याद होगा तो क्रिटिकली डैम्प के केस में हमारे पास ऑसिलेशन नहीं होती थी, जो थीटा था वो एक्सपोनेंशियली आपका डीके होता था, इस तरह से हमारे पास जो डीके होता था, लेकिन ऑसिलेशन नहीं होती थी। ऑसिलेशन होती थी लास्ट वाले केस में जो आपका लाइटली डैम्प है। तो मतलब ऑसिलेशन नहीं चाहिए हमें होता है, इसलिए डेड वेट कैलकुलेटर जब हम बनाते हैं उसके केस में हमें ऑसिलेशन नहीं चाहिए। आपकी जो कॉइल है वो नॉन ऑसिलेटरी होती है, इसलिए नॉन ऑसिलेटरी बिहेवियर के लिए ऑसिलेटर जो होना चाहिए तो आपका क्रिटिकली डैम्प होना चाहिए या हैवी डैम्प होना चाहिए, जिसको हम ओवर डैम्प बोलते हैं। तो दो ही कंडीशन है जो नॉन ऑसिलेटरी हमारे पास होती है, एक हैवी डैम्प, एक क्रिटिकली डैम्प। तो यहाँ पे भी हम वही कंडीशन फॉलो करेंगे कि अगर हैवी डैम्प है तो हम क्या बोलते हैं 20 के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। अगर क्रिटिकली डैम्प है तो हम क्या बोलते हैं 20 के इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहाँ पे दोनों कंडीशन हमें देनी पड़ेगी। जो हम यहाँ पे डैम्पिंग की कंडीशन ले रहे हैं हैवी डैम्प और क्रिटिकली डैम्प की, तो दोनों ही कंडीशन हम एक साथ यहाँ पे लगाएंगे और हम फिर बी की वैल्यू इस केस में पुट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे पास जो बी की वैल्यू है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये होगी जी प्लस आर डिवाइड बाई 2 के स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू होगी सी बाई एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू पुट की और यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट की। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस आर का उसके ऊपर और नीचे आ जाएगा 4 एम स्क्वायर की रेज पावर। देखिए इधर भी एम के स्क्वायर है तो एक एम के स्क्वायर इसके एक एम के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा 2 एक और 2 आपको 4 ही हो जाएगा, लेकिन एक ही एम के स्क्वायर यहाँ पे बचेगा और ये एम के स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये है हमारे पास यहाँ पे डेड वेट कैलकुलेटर बनाने के लिए। वैसे तो हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि डेड वेट कैलकुलेटर होने के लिए नॉन ऑसिलेटरी बिहेवियर चाहिए और नॉन ऑसिलेटरी बिहेवियर आपका होता है क्रिटिकली डैम्प और लाइटली डैम्प। तो वही कंडीशन हम आगे फॉलो करते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन जो बनती है वो बनती है डेड वेट कैलकुलेटर की, मतलब जिसमें ऑसिलेशन हमारे पास नहीं होती। तो होता है दिस रिक्वायर लार्जर वैल्यू ऑफ जी एंड आर टू स्मॉल। होता है ये कब हो सकता है, होता है जी प्लस आर डिवाइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 बाय एम स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी हमारे पास कब होगा यहाँ पे। तो होता है कि ये हमारे पास तब हो सकता है जब ऊपर वाली टर्म हमारे पास बड़ी हो और नीचे वाली टर्म छोटी हो। मतलब ये नेगेटिव नहीं आया हमारे पास पॉजिटिव आया, तो ये कब हो सकता है ऊपर वाली टर्म हमारे पास जो है बड़ी हो और नीचे वाली हमारे पास छोटी हो। होता है इसलिए जी प्लस आर शुड बी लार्ज एंड 4 एम के स्क्वायर शुड बी स्मॉल। तो इसलिए डेड वेट कैलकुलेटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जी और आर ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और ये हमारे पास जो आपका डैम्पिंग का कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास जो लार्ज होने चाहिए और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कम होना चाहिए। होता है जनरली द मैकेनिकल डैम्पिंग ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द एयर इज स्मॉल एंड नॉट इजी टू कंट्रोल। होता है कि हम यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो कम होता है। एयर का जो फ्रिक्शन है, अगर आपकी कोई नीडल मूव हो रही है तो हमारे पास उसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना हम इस चीज़ को डेड वेट कैलकुलेटर बनाने के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि उनके कंपेरिजन विस्कोसिटी या एयर का फ्रिक्शन होता है उसकी डैम्पिंग हमारे पास मैकेनिकल प्रोसेस में कम होती है। तो इसलिए जी प्लस आर आपका ज़्यादा होना चाहिए और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास कम होना चाहिए। देयरफॉर इन द डेड वेट कैलकुलेटर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग शुड बी लार्ज, मतलब जी आपका बड़ा होना चाहिए एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल शुड बी स्मॉल। तो एम के स्क्वायर हमारे पास स्मॉल होना चाहिए। टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग वी यूज ए कॉइल ऑफ लो रेजिस्टेंस। होता है कि अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बढ़ानी है, जी बढ़ानी है, तो जी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए जिसको हम कोएफिशिएंट
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होते हैं, होता है कि वी यूज कॉइल ऑफ लो रेजिस्टेंस। जिस कॉइल का रेजिस्टेंस हमारे पास जो कम होगा तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हमारे पास जो है ज़्यादा वहाँ पर होगी। इसलिए लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को इंक्रीज करने के लिए। तो इसलिए ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन है डेड वेट गैल्वेनोमीटर बनाने की। और जो हमारे पास दूसरे टाइप का गैल्वेनोमीटर होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। और ये जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है ये बेस्ड होता है जो हमारे पास तीसरे टाइप की डैम्पिंग है, और वो हमारे पास होती है लाइट डैम्पिंग। और लाइट डैम्पिंग के केस में क्या होता है, डी स्केयर इज लेस देन ओमेगा नॉट स्केयर। डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और ओमेगा नॉट स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। हम बोलेंगे कि इन केस ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर सच गैल्वेनोमीटर आर अंडर डैम्प्ड, मतलब लाइटली डैम्प्ड। ये जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होते हैं ये लाइटली डैम्प्ड होते हैं, और लाइटली डैम्प्ड की कंडीशन हम यहाँ पे डी स्केयर इज लेस देन ओमेगा नॉट स्केयर पुट करते हैं, तो वैल्यू इनकी पुट करते हैं डी की भी और ओमेगा नॉट की। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि जी प्लस आर डिवाइडेड बाय बी लेस देन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेस देन सी है हमारा, तो इसको मतलब एक तरह से कम होने के लिए, इस साइड कम होने के लिए हम क्या बोलेंगे कि ऊपर वाली टर्म हमारे पास जो है यहाँ पे कम होनी चाहिए और नीचे वाली ज़्यादा होनी चाहिए। कोई चीज़ आपके पास कम कब होती है, कम होती है अगर ऊपर वाली टर्म कम हो और बटे वाली टर्म ज़्यादा हो। जैसे 1/1000, ऊपर वाली कम होगी और नीचे वाली, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जब हम बनाते हैं तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है ये आपको कम होनी चाहिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास जो ज़्यादा होना चाहिए। यानी इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये हमारे पास कोई चीज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास जो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आर्टिकल था आपका जो गैल्वेनोमीटर में हम कोई डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो पहली दो तरह की जो डैम्पिंग थी वो थी हमारे पास हैवी डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग। उनका यूज करते हैं हम डेड वेट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए। और जो हमारे पास दूसरे टाइप की डैम्पिंग है वो यूज़ होती है हमारे पास बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में, जिसमें हम लाइटली डैम्पिंग का यूज करते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर हमारे पास लाइट डैम्प होते हैं या अंडर डैम्प होते हैं, तो हम यहाँ पे हम अंडर डैम्पिंग की कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं बी स्केयर और ओमेगा नॉट स्केयर पे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है वो आपकी कम होनी चाहिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास जो ज़्यादा होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास आता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पेपर में मतलब ये तीन अगले आर्टिकल हैं, इनमें क्वेश्चन मतलब ये बोलते हैं आप 100% 90% पक्का है। ये है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। तो उसका मैं थोड़ा सा बताऊँगा आपको रिलैक्सेशन टाइम हमारे पास क्या होता है। होता है कि रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प ऑपरेटर डिकेज टू 1/e टाइम ऑफ इस इंसिडेंट। होता है रिलैक्सेशन टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड से 1/e रह जाता है। 1/e हम क्या बोल सकते हैं कि a इक्वल टू 1/e इंटू a0। अगर a0 शुरू में एम्पलीट्यूड है, आपको पता है डैम्प्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे कम होता है। शुरू में उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और फिर एम्पलीट्यूड जो करता जाता है। मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड को अगर हम a0 ले लेते हैं और बाद वाले किसी टाइम का एम्पलीट्यूड हम a ले लेते हैं, तो इसलिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा। रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में डैम्प्ड ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड 1/e टाइम दैट ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड हमारे पास रह जाता है, मतलब 1/e मल्टीप्लाई बाय a0। तो शुरू में एम्पलीट्यूड a0 होगा, लेकिन टॉ टाइम में जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टॉ टाइम में उसका एम्पलीट्यूड रह जाएगा a0 डिवाइडेड बाय e। तो उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर बोलते हैं। तो द रिलैक्सेशन टाइम आल्सो नोन एज द मॉडुलस ऑफ डीके। ये हमें डीके के बारे में बताता है, इसलिए हम इसको मॉडुलस ऑफ डीके भी बोलते हैं। ये लाइन तो खैर आपके वैसे ही बता दी हुई है, लेकिन जो मैंने हाईलाइट की वो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको आप इजीली यहाँ पे समझ भी लीजिए। मतलब दैट इज इफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इज a0
and in time tau the amplitude become E naught divided by E। तो अगर हमारे पास जो शुरू में एम्पलीट्यूड है अगर वो आपका E naught है तो रिलैक्सेशन टाइम तो हम यहाँ पे tau बोलते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम में हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो आपका E naught बटा E हमारे पास बन जाता है, मतलब tau से हम इसको डिनोट करते हैं। जो टाइम ही है D से भी आप कर सकते हैं डिनोट, लेकिन यहाँ पे इसको हम अलग शो करने के लिए tau से डिनोट करते हैं। हम क्या बोलते हैं tau टाइम में किसी ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड घट के E naught बाई E रह जाता है, और E naught जो है इनिशियल एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन होता है कि हमारे पास जो 1 बाई E की वैल्यू हमारे पास होती है वो 0.368 हमारे पास होती है। तो यहाँ पे हम 1 बाई E को कैलकुलेट करते हैं, E की जो वैल्यू होती है वो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप E की वैल्यू पूछ सकते हैं और 1 बाई E को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 0.368 यहाँ पे आती है। जिसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 बाई E है, 1 बाई E की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.368, यहाँ पे क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड कितना बनेगा 0.368, तो हम क्या बोलेंगे इनिशियल एम्पलीट्यूड था A naught, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम में एम्पलीट्यूड कितना हो गया 0.368 A naught। तो इसलिए इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे 36.8%। तो हम क्या बोलते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसमें हमारे पास जो ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड है वो घट के 36.8% रह जाता है, उसमें घट के एम्पलीट्यूड 36.8% रह जाता है इनिशियल वैल्यू। अगर इनिशियल एम्पलीट्यूड आपका है A naught तो आप बोलेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम में एम्पलीट्यूड रह जाएगा 36.8% टू दैट ऑफ A naught। A naught का एम्पलीट्यूड आप 100% मान रहे हैं, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम में वो एम्पलीट्यूड आपका घट जाता है और रह जाता है 36.8% A naught। तो ये हमारे पास थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, आगे भी आपको एक होगा कि रिलैक्सेशन टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड घट के आपका 0.368 टू दैट ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड रह जाता है। इनिशियल एम्पलीट्यूड से घट के उस इनिशियल एम्पलीट्यूड ये मान लो इनिशियल एम्पलीट्यूड अगर ये नॉट है उसको आप 0.36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना एम्पलीट्यूड रह जाता है रिलैक्सेशन टाइम के बाद। आपको पता है कि एम्पलीट्यूड डीके करता है टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एम्पलीट्यूड घटता जाएगा टाइम ऑसिलेटर का, लेकिन बिल्कुल शुरू में सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है उसको हम ये नॉट मान लेते हैं, और जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ता है मान लो टाइम कितना होता है इसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो होता है रिलैक्सेशन टाइम में उसका एम्पलीट्यूड घट के अगर रह गया 0.368 तो वो जो टाइम होगा उसको हम रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे बोलेंगे। और रिलैक्सेशन टाइम हमें ये भी बताता है कि किस रेट से एम्पलीट्यूड डीके हो रहा है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है उसको 0.368 ए नॉट बढ़ने में, तो अगर टाइम ज़्यादा लगा उसका मतलब है कि हमारे पास जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा है तो इसलिए हम बोलेंगे कि वो स्लोली डीके हो रहा है। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम है तो समझो कि एकदम से वो 36% तक पहुँच गया उसका एम्पलीट्यूड, ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड एकदम से 36% पहुँच गया, तो इसलिए उस केस में हम बोलेंगे कि रेट ऑफ डीके ऑफ ऑसिलेटर इज स्मॉल। अगर वो बहुत टाइम लेता है एक तरह से तो हम बोलेंगे कि उस केस में रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 से 0.368 पहुँच जाएगा जाकर रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारे पास इस तरह से आपका रिलैक्सेशन टाइम का है। The total magnitude of distributed process of energy is measured in terms of relaxation time। तो आपका जो ऑसिलेट होता है वो किस तरह से एनर्जी यूज कर रहा है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती है, उसका एम्पलीट्यूड भी धीरे धीरे खत्म होता है, तो वो हम रिलैक्सेशन टाइम के साथ उस चीज़ को मेजर करते हैं। तो होता है ग्रेटर द रिलैक्सेशन टाइम लेसर इन द डेंसिटी। ज़्यादा टाइम अगर वो एम्पलीट्यूड कम होने में ले रहा है, मतलब जो 36% वैल्यू आपकी काफ़ी टाइम के बाद बन रही है, उसका मतलब क्या होगा कि डेंसिटी कम है। लेकिन अगर वो कम टाइम में ही वो 36% पहुँच जाता है, उस केस में डेंसिटी आपकी ज़्यादा हो रही है।
डैम्पिंग को भी हम इस रिलैक्सेशन टाइम से ही निकालते हैं। हैंस स्लो इन द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर ज़्यादा टाइम सब्जेक्ट साइंस होने में ले रहा है तो इसका मतलब एनर्जी डिसिपेशन का रेट भी कम है, मतलब ऑसिलेटर धीरे धीरे अपनी एनर्जी यूज कर रहा है। तो अगर एनर्जी यूज करेगा एकदम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम है आपका बहुत कम। अगर एनर्जी यूज करेगा आपका धीरे धीरे तो समझो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसको रिलैक्सेशन टाइम को एम्पलीट्यूड के साथ ब्रेक करते हैं। मेन चीज़ यही है क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने बताया ए इक्वल टू ए नॉट बाई, जिस टाइम में एम्पलीट्यूड घट के ए नॉट बाई ई रह जाता है उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। यही ऐसा कि जितने टाइम में एम्पलीट्यूड ए नॉट से घट के ए नॉट बाई ई रह जाता है उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली है। और 1/e की वैल्यू आपको पता है 0.368 होती है, इसकी जगह हम 0.368 रखें। हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस टाइम में अगर 0.368 एम्पलीट्यूड आपका किसी टाइम में रह जाता है तो उस टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। तो सारा यही है जो रिलैक्सेशन है। तो आगे हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो ये आगे हम पेपर में आते हैं, एक्सप्रेशन फॉर रिलैक्सेशन टाइम फॉर मैकेनिकल ऑसिलेटर एंड फॉर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। मेरे को अटेंडेंस देना है।